हेलो एवरीवन, वेलकम टू पवन वाग एकेडमी। आई एम अंकिता और आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट वाले पार्ट को। प्रीवियस वाले क्लासेस में हम लोगों ने रिवर्स ऑस्मोसिस तक कवर कर लिया था, ठीक है। और आज के क्लास में हम लोग देखेंगे सबसे पहले तो आपके ऑस्मोटिक प्रेशर के न्यूमेरिकल को। ये जो न्यूमेरिकल है ना, ये न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसे न्यूमेरिकल जनरली आपको एक तो एंट्रेंस में भी देखने को मिलेंगे और साथ ही साथ स्टेट बोर्ड में भी देखने को मिल सकते हैं। सो देखते हैं इस न्यूमेरिकल को, ठीक है। सबसे पहली चीज़ ये है, हम लोगों ने फॉर्मूले क्या क्या डिस्कस किया था। हमें पता तो होना चाहिए कि हम लोगों ने फॉर्मूले क्या क्या डिस्कस किए थे। तो काम की चीज़ जो है ना वो ये है कि हम लोगों ने ये वाला फॉर्मूला ऑस्मोटिक प्रेशर के केस में डिस्कस किया था। फॉर्मूला था आपका पाई इक्वल्स टू N/V इंटू RT। हम लोगों ने एक और फॉर्मूला डिस्कस किया था पाई इज इक्वल्स टू CRT, और एक और फॉर्मूला डिस्कस किया था जिसका नाम था ये वाला W2/M2 इंटू V इंटू RT। ये इतने फॉर्मूले हम लोग ऑलरेडी ऑस्मोटिक प्रेशर वाले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने मेरा वो वाला क्लास नहीं किया है तो उसको एक बार देखो, उसके बाद ही इस वीडियो को कंटिन्यू करना, तभी जाके ये वाली चीज़ आपके लिए क्या रहेगी, हेल्पफुल, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज़ जो है ना वो ये है कि यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, अगर ये आपके ऑस्मोटिक प्रेशर का वैल्यू है तो अगर आपको ये वैल्यू को M2 के टर्म्स में लिखना है तो आप क्या करोगे, इस M2 को यहाँ से यहाँ भेज देंगे और इस पाई को यहाँ से नीचे, इसको ऊपर, इसको नीचे। देखो इधर W2 इंटू R इंटू T अपॉन में ये पाई जो है ना ये यहाँ से नीचे आ जाएगा, तो ये पाई, ये V एज इट इज़ रहेगा और ये आपका M2 ऊपर चले गया। तो ये वाला एक और फॉर्मूला आपका ऑब्टेन होता है। इसको एक बार देख लो आप लोग। चलिए अब हम लोग करते हैं न्यूमेरिकल को। न्यूमेरिकल को करने से पहले छोटी सी बेसिक चीज़ मैं बता देती हूँ जो न्यूमेरिकल में लगेगी आपको, उसके बिना न्यूमेरिकल नहीं होगा। देखो ये न्यूमेरिकल जो है ना, ये तो कोई बच्चा भी सॉल्व कर सकता है, इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज़ पुटअप करके कैलकुलेशन करना। बट काम की चीज़ जो इसमें ही है वो ये है कि आप प्रॉपरली कन्वर्शंस को कैसे करते हो। अगर कन्वर्शंस प्रॉपर करोगे तभी जाके ये न्यूमेरिकल करेक्ट आएगा। अदरवाइज अगर जो जो डेटा गिवन दिया है क्वेश्चन में उसको अगर इसमें पुटअप कर दिया ना तो आंसर करेक्ट तो नहीं आएगा। तो देखते हैं कैसे क्या होगा। सबसे पहली चीज़ जो है ना वो आपकी यहाँ पे ये है कि आपको R का वैल्यू पता होना चाहिए। R का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, है ना। आप बहुत बार पढ़ते आए हो 8.314 जूल अपॉन केल्विन मोल, है ना। हम लोग बहुत बार यही फॉर्मूला पढ़ते हैं। याद करो थर्मोडायनेमिक्स को, नहीं पढ़ा है तो हम लोग वो भी पढ़ेंगे। तो थर्मोडायनेमिक्स में आपने क्या देखा होगा कि आपने हर जगह पे R का वैल्यू वर्क डन के कैलकुलेशंस के वक्त 8.314 लिया होगा, है ना। बट R के और दो वैल्यूज़ होते हैं, याद करो। एक होता है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर अपॉन केल्विन मोल, और एक फॉर्मूला होता है आपका 2 कैलोरी अपॉन केल्विन मोल। ये आपके तीन तीन वैल्यूज़ होते हैं R के, मतलब यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के। कहीं पे हम लोग ये वाला ही वैल्यू यूज़ करते, कहीं पे ये, कहीं पे ये। अब आप लोग खुद ही सोच को और मुझे बताना कि यहाँ पे हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर के केस में वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। वॉल्यूम, खुद सोचो कि वॉल्यूम को हम लोग काय में मेजर करते हैं, लीटर में। हम लोग बोलते हैं ना 1 लीटर की बोतल, 2 लीटर की बोतल, तो वॉल्यूम को हम लोग लीटर में मेजर करते। इसका मतलब यहाँ पे मैं R का कौन सा वाला वैल्यू लूँगी, ये या ये वाला। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि इस वैल्यू के यूनिट में आपका लीटर आपको देखने को मिलता है, तो लीटर के टर्म्स में हमें लीटर ही तो लेना पड़ेगा ना, क्योंकि वॉल्यूम कैसा होता है, लीटर में। इसलिए मैं R का लीटर वाला वैल्यू यूज़ करूँगी। अगर आपने R का ये वाला वैल्यू या ये वाला वैल्यू यूज़ कर दिया तो आपका न्यूमेरिकल कितना भी सॉल्व करो गलत ही जाएगा। याद रहेगा ये चीज़, सबसे काम की चीज़ है, सबसे ज़्यादा काम की चीज़ है ये वाली, ठीक है। ये हुई आपकी फर्स्ट थिंग। अब सेकंड थिंग सुनो क्या होगा। मेरा अगर आपने कन्वर्शन वाला क्लास नहीं देखा है, एक मैंने कन्वर्शन का क्लास बनाया है, वो आ जाएगा आपका वीडियो, वो 11th और 12th दोनों के लिए है। वहाँ पे मैंने सारे कन्वर्शन आपको बताए हैं। अगर वो न्यूमेरिकल नहीं देखोगे तो हमेशा कन्फ्यूजन रहेगा। एक बार उसको देख लो, आपका हाफ आवर जाएगा बट आपके सारे कन्फ्यूजन्स जो है ना वो क्लियर हो जाएंगे हमेशा के लिए। हर चैप्टर में वो चीज़ काम में आएगी, ठीक है। दूसरी चीज़ जो है ना वो आपका है वॉल्यूम। वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है आपका, लीटर, ठीक है।
बट सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग जो है ना वो ये है कि एग्जामिनर आपको वॉल्यूम देगा मिली डीएम क्यूब में, या तो एग्जामिनर आपको वॉल्यूम देगा माइक्रो डीएम क्यूब में। आप लोग पता है क्या करते हो, जब न्यूमेरिकल को पढ़ते हो ना फटाफट पढ़ लेते हो, फॉर्मूला देख लेते हो, हाँ मुझसे हो जाएगा, और एग्जाम में गलती करते हो। क्योंकि ये चीज़ हम लोग पहली बार फिर एग्जाम में देखते हैं वहाँ पे कि ऐसे भी कोई टर्म्स आते हैं केमिस्ट्री में, तो मैं आपको वो सब बता रही हूँ। इस मिली डीएम क्यूब को हम लोग स्मॉल m इंटू डीएम क्यूब भी बोलते हैं, इस माइक्रो डीएम क्यूब को हम लोग न्यू इंटू डीएम क्यूब भी बोलते हैं। एग्जामिनर एक तो इसमें देगा या तो इसमें देगा आपको वॉल्यूम का वैल्यू, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि जो मिली होता है ना, मिली का मतलब क्या होता है, 10 की पावर -3, 10 की पावर -3 डीएम क्यूब, और माइक्रो का मतलब क्या होता है, 10 की पावर -6 डीएम क्यूब, ठीक है। चलिए ये तो कवर हो गया। अब सेकेंड थिंग, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि वॉल्यूम को हम लोग काय में मेजर करते, लीटर में, है ना। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि 1 लीटर का मतलब ही 1 डीएम क्यूब होता है। जिसको ये रिलेशन पता है ना वो सारे आप इवन तो फ्यूचर में भी आने वाले न्यूमेरिकल्स कर सकता है, अलग अलग फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स के। 1 लीटर मतलब ही 1 डीएम क्यूब होता है, ये दिमाग में अच्छे से फिट कर लो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अगर यहाँ पे 10 की पावर -3 डीएम क्यूब है, इसी का मतलब आप इसको 10 की पावर -3 लीटर भी लिख सकते हो। इसी का मतलब आप इसको 10 की पावर -6 लीटर भी लिख सकते हो। क्यों ऐसा किया मैंने, क्योंकि डीएम क्यूब का मतलब ही लीटर होता है, तो डीएम क्यूब के जगह पे लीटर लिख दिया, बस वही काम किया है। ये तो हो गया इतना। अब आते हैं तीसरी चीज़ पे। तीसरी चीज़ जो है, यहाँ पे आपको ऑस्मोटिक प्रेशर दे रखा है। ऑस्मोटिक प्रेशर, पाई का मतलब क्या होता है, प्रेशर, हो सकता है ऑस्मोटिक प्रेशर हो तो प्रेशर, ठीक है। अब ये जो प्रेशर है ना, एग्जामिनर जो है, अब आप लोग खुद सोचो कि यहाँ पे मुझे प्रेशर का यूनिट यूज़ करना है। आप आर का यूनिट देखो, आपने आर कौन सा वाला यूज़ किया है, आपने आर का ये वाला वैल्यू यूज़ किया, लीटर एटमॉस्फेयर अपॉन केल्विन मोल, ठीक है। लीटर, फिर से पढ़ो, लीटर एटमॉस्फेयर अपॉन केल्विन मोल। यहाँ पे आपका वर्ड कौन सा आ रहा है, एटमॉस्फेयर, और प्रेशर का यूनिट क्या होता है, एटमॉस्फेयर, है ना। मतलब आपको प्रेशर काय में लेना है, एटमॉस्फेयर में, तभी जाके तो आप बराबर कैलकुलेशंस करोगे ना। देखो वॉल्यूम लीटर में था, इसलिए मैंने आर का वैल्यू लीटर के टर्म्स में लिया। अब इस आर के वैल्यू में एटमॉस्फेयर आ रहा है, मतलब मुझे प्रेशर काय में लेना है, एटमॉस्फेयर में, ठीक है। एग्जामिनर इतना सिंपल तो है नहीं कि वो आपको प्रेशर डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में दे देगा और आप कैलकुलेशन कर लोगे। वो आपको देता है प्रेशर mm/Hg में, mm/Hg। देखो ये कन्वर्शन कितनी इंपॉर्टेंट है, फिर ही न्यूमेरिकल काम में आएगा। उसने आपको प्रेशर दे रखा है mm/Hg में, तो आप इस mm/Hg को कैसे एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट करेंगे वो देखते हैं हम लोग, ठीक है। पहले इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए देखते हैं। सबसे पहली चीज़ तो हमें एक रिलेशन पता होना चाहिए कि 1 एटमॉस्फेयर का मतलब ही होता है 1 बार, इसी का मतलब होता है 760 mm/Hg, इसी का मतलब होता है 760 टॉर, और भी बहुत सारे आगे चीज़ें आती हैं, वो आप मेरे कन्वर्शन वाले क्लास में पढ़ोगे। बट अगर आपको कन्वर्शन वाला क्लास चाहिए तो यू नीड टू मेंशन इन द कमेंट्स कि आपको एक कन्वर्शन वाला क्लास चाहिए जिसमें मैं सारे कन्वर्शन, प्रेशर के, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के, टेम्परेचर के, नंबर ऑफ मोल्स के, मास के, ये सारे कन्वर्शन मैं आपको उसमें करा दूंगी। बट इफ़ यू वांट दैट लेक्चर देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स। अगर कमेंट्स में इफ़ आई गेट टू नो देन ओनली आई एम गोइंग टू अपलोड, ठीक है। अब सुनो, इधर काम की चीज़ ये है कि अगर आपको प्रेशर मैंने दे रखा है mm/Hg, लेटेस्ट से 6 mm/Hg मैंने आपको प्रेशर दिया है, और मैंने कहा कि बताओ ये एटमॉस्फेयर में कितना होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखो इधर, ये हम लोगों ने एक एग्जाम्पल लिया है। आपको क्या लाना है, आपको लाना है mm/Hg से एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर मुझे लाना है, और जो भी चीज़ मुझे लानी होती है, ध्यान से सुनना, मुझे उससे उसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। मुझे एटमॉस्फेयर चाहिए तो मुझे इसको 1 एटमॉस्फेयर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 एटमॉस्फेयर। मुझे हटाना क्या है यहाँ से, mm/Hg, ये मुझे नहीं चाहिए। जो भी चीज़ मुझे नहीं चाहिए ना, मुझे उसको नीचे लिखना है, नीचे। देखो इधर 1 एटमॉस्फेयर का इक्विवेलेंट कितना होता है, 760 mm/Hg, इसलिए मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, 760 mm/Hg। समझ में आ गया। तो जो भी चीज़ मुझे लाना है
मतलब मुझे एटमॉस्फेयर को लाना है, इसलिए मैंने यहाँ पे एटमॉस्फेयर से मल्टीप्लाई किया है। मुझे किसको हटाना है, मुझे mm ऑफ Hg को हटाना है, इसलिए मैंने mm ऑफ Hg से इसको डिवाइड किया है। फिर मैंने यहाँ पे ये देखा कि 1 एटमॉस्फेयर का मतलब ही 760 mm ऑफ Hg होता है, इसलिए मैंने 1 एटमॉस्फेयर से मल्टीप्लाई किया है और 760 mm ऑफ Hg से डिवाइड किया है, क्योंकि वो मुझे हटाना है। फिर आपका जो भी वैल्यू आएगा ना, वो आपको अब एटमॉस्फेयर में लेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये mm ऑफ Hg से ये mm ऑफ Hg क्या हो जाएगा, कैंसिल। ले लो इसका भी स्क्रीनशॉट, काफ़ी इंपॉर्टेंट थिंग है। चलिए स्विच करते हैं अपने न्यूमेरिकल को। न्यूमेरिकल को कैसे करते हैं, गिवन डेटा और टू फाइंड, वैसे करेंगे। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आपके नॉर्मल स्टेट बोर्ड के 12th के टेक्स्ट बुक का सोल्यूशन नंबर सेकेंड चैप्टर का प्रॉब्लम नंबर 2.9। वी आर डिस्कसिंग प्रॉब्लम 2.9। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन डेटा, और फिर क्या लिखेंगे, टू फाइंड। फर्स्ट लाइन पढ़ने का, जो डेटा दिया है फर्स्ट लाइन में तुरंत लिख देने का। ऐसा नहीं कि पहले मैं पूरा क्वेश्चन पढ़ूंगा फिर मैं आराम से लिखूंगा, ऐसा नहीं करना है। फर्स्ट लाइन पढ़ी, जो डेटा दिखा उसको लिख देने का, हमें याद थोड़ी रहता है। चलो, व्हाट इज द मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट, वो आपको पूछ रहा है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। टू फाइंड मोलर मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। मोलर मास को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, m से। अगर सोल्यूट आ जाए तो 2 नंबर। ठीक है, वो बोल रहा है अगर मैं उसको प्रिपेयर कर रहा हूँ बाय डिजॉल्विंग 0.822 ग्राम्स ऑफ इट, मतलब यहाँ पे आपको 0.822 ग्राम्स दे रखा है। अगर यूनिट ग्राम है मतलब वो क्या हुआ, मास। समझ गया ना, ग्राम है तो मास आपने आइडेंटिफाई कर लिया। ये किसका मास है, सोल्यूट का मास। और मुझे एक बात बताना, सोल्यूट मतलब अगर मुझे मास लिखना है तो मैं W से रिप्रेजेंट करती हूँ, और सोल्यूट को हम लोग कौन से टर्म से यूज़ करते हैं, सेकेंड, इसलिए मैं यहाँ पे लिखूंगी W2। वो आपको बोल रहा है इन 300 मिली DM क्यूब ऑफ वाटर, 300 मिली DM क्यूब ऑफ वाटर। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को तो यही आइडेंटिफाई करते नहीं आता है कि DM क्यूब वॉल्यूम का यूनिट है। वो सोचते हैं DM क्यूब भी कुछ ना कुछ मास का यूनिट होगा, हमने नहीं पढ़ा होगा, वो बात अलग है। तो वो लोग एब्सोल्युटली रॉन्ग है। उनको पता होना चाहिए कि DM क्यूब का मतलब ही क्या होता है, लीटर, है ना। और एग्जामिनर कभी लीटर में नहीं देगा, क्योंकि वो तो आप आइडेंटिफाई कर लोगे। तो DM क्यूब मतलब लीटर होता है, आपको पता होना चाहिए। ये क्या हुआ आपका, वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट थिंग आपको दे रखी है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से रिप्रेजेंट करना है। वो आपको दे रखा है 149 mm ऑफ Hg। जिसने इसके पहले का बेसिक देखा है जो मैंने अभी पढ़ाया, वही ये न्यूमेरिकल को अप्रोच कर सकते, बाकी लोग तो रॉन्ग हो जाएंगे। 298 केल्विन। चलिए देखते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट थिंग जो है ना, पहले कन्वर्शन करने पड़ेंगे। कन्वर्शन, सुनो इधर, देखना ध्यान से। सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग जो है वो है वॉल्यूम। वॉल्यूम आपको यहाँ पे दे रखा है, वॉल्यूम आपको यहाँ पे दे रखा है 300 मिली DM क्यूब। इस मिली को नेग्लिजिबल मत समझना, वो भी मिली भी कुछ ना कुछ है। ठीक है, इस 300 मिली DM क्यूब को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 300 मिली मतलब क्या होता है, अभी मैंने बताया 10 की पावर -3, 10 की पावर -3 और DM क्यूब। मिली की जगह पे मैंने क्या लिखा है, 10 की पावर -3। चलो, DM क्यूब का मतलब क्या होता है, लीटर। तो 300 इंटू 10 की पावर -3, जैसा था वैसा ही देख के लिखा है। DM क्यूब की जगह मैं क्या लिख रही हूँ, लीटर। इस 300 इंटू 10 की पावर -3 को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, -2 -1 0.3 लीटर। निकल गया वॉल्यूम लीटर में। हमारी तो रिक्वायरमेंट यही है ना कि वॉल्यूम लीटर में होना चाहिए। अब आ जाओ प्रेशर पे। ऑस्मोटिक प्रेशर का आपको वैल्यू दे रखा है 149 mm ऑफ Hg। लेकिन आपको प्रेशर काय में चाहिए, आपको प्रेशर चाहिए एटमॉस्फेयर में। तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 एटमॉस्फेयर से और डिवाइड कैसे करेंगे, अभी मैंने बताया था 760 mm ऑफ Hg से। अभी हम लोगों ने एक रिलेशन देखा था ना, जिसको लाना है उससे मल्टीप्लाई, जिसको हटाना है उससे डिवाइड, बस वही वाली चीज़ की है। तो यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ वैल्यू जो भी मिलेगा वो मिलेगा एटमॉस्फेयर में, क्योंकि ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा mm ऑफ Hg। तो वो वैल्यू आपको मिलता है यहाँ पर 0.196 एटमॉस्फेयर। आप लोग टैली कर सकते हो, मैंने सॉल्व करके रखा है। ठीक है, उसके बाद
आपको यहाँ पे R का वैल्यू क्या यूज़ करना है, 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर अपॉन केल्विन मोल। ये तो हो गया इसका कन्वर्शन वाला पार्ट। ठीक है, चलिए अब कर लेते हैं। अब तो बिल्कुल भी न्यूमेरिकल ईजी है। आपको M2 निकालना है, इसलिए मैं M2 वाला फॉर्मूला यूज़ करूँगी। M2 इक्वल्स टू W2 इंटू RT अपॉन पाई इंटू V। W2 का वैल्यू कितना दे रखा है, W2 का आपको वैल्यू दे रखा है 0.822 ग्राम्स। ठीक है, इंटू R का वैल्यू कौन सा यूज़ करोगे, 0.0821। T टेम्परेचर इन केल्विन 298 केल्विन। पाई प्रेशर का वैल्यू कितना आया है आपका, 0.196 एटमॉस्फेयर। इंटू वॉल्यूम आपको कितना दे रखा है, 0.3 लीटर। अब आप लोग ये अगर ये कन्वर्शन करते हो तो बराबर आपको जो भी मॉलिक्यूलर मास मिलेगा, याद करो मॉलिक्यूलर मास, जब भी चीज़ मास में आती तो आप क्या लिखते हो, ग्राम, बट इसका नाम क्या है, मॉलिक्यूलर मास, मतलब ग्राम पर मोल। इसका वैल्यू आपको मिलता है 342। आप लोग टैली कर सकते हो। ये हुआ आपका न्यूमेरिकल, देख लो इसको। चलिए अब पढ़ते हैं हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को। सबसे पहली चीज़ ये है, इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं उनको देख लेते हैं। क्योंकि अगर मैंने आपको फ्यूचर वाली चीज़ें बताई और बेसिक ही नहीं पता रहा तो कोई मतलब नहीं है ना डायरेक्टली पढ़ के। बुक में तो सब कुछ उन्होंने डायरेक्ट दे रखा है, स्टूडेंट की फीलिंग्स के बारे में कोई यही नहीं है उनको। चलो सुनो अभी इधर, इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होता है, एक ऐसी चीज़, एक ऐसी थिंग जो डिसोसिएट होती है। हम लोग लिख सकते हैं द सॉल्यूशन और द आयंस विच डिसोसिएट। आप मॉलिक्यूल्स भी लिख सकते हो, मॉलिक्यूल्स विच डिसोसिएट्स। डिसोसिएट का मतलब क्या होता है, टूटना, जो टूट सकते हैं, टूटना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिसोसिएशन। अब आप लोग खुद सोचो, इलेक्ट्रोलाइट का मतलब ऐसी थिंग जो टूट सकती है, तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होगा, खुद ही सोच लो, एक ऐसी थिंग जो टूट नहीं सकती है। इसीलिए तो उसके नाम के सामने क्या लिखा है, नॉन, मतलब नहीं। तो मैं ऐसा लिख सकती हूँ, द मॉलिक्यूल्स विच डू नॉट डिसोसिएट, डू नॉट डिसोसिएट, डू नॉट डिसोसिएट मतलब टूटन, नहीं टूट सकते। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। देखो इधर एग्जाम्पल, अगर मैं लेती हूँ NaCl को, तो आपने भर भर के पढ़ा होगा कि NaCl में क्या क्या होता है। अगर आपने NaCl को पानी के अंदर डाला, ठीक है, तो ये टूटेगा Na+ में और Cl- में। ठीक है, अगर आपने सुक्रोस लिया है, सुक्रोस, और सुक्रोस को अगर आपने पानी के अंदर डाला तो वो सुक्रोस का सुक्रोस ही रहता है। इसका मतलब आपने यहाँ क्या देखा कि ये वाली चीज़ क्या हुई है, टूटी है। कब, इन वाटर। तो ये डिसोसिएट होता है आपका इन वाटर, ये डिसोसिएट नहीं होता है आपका इन वाटर। देखो यहाँ पे सुक्रोस था और बाद में भी क्या है, सुक्रोस। तो अब आपने यहाँ पे क्या देखा, NaCl डिसोसिएट होता है, इसलिए वो आपका इलेक्ट्रोलाइट है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट में क्या है, वो डिसोसिएट नहीं होता है, जैसा था वैसा ही रहता है। ले लो इसका भी स्क्रीनशॉट। चलिए देखते हैं अब आगे। सबसे पहली चीज़ जो ये है कि आपने स्टार्टिंग के अगर मेरे क्लासेस किए होंगे ना इसमें, तो मैंने आपको पढ़ाया था कि जो भी आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है ना, वो डिपेंड करती है नंबर के ऊपर में, क्वालिटी के ऊपर में डिपेंड नहीं करती है, क्वांटिटी के ऊपर में डिपेंड करती है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर में डिपेंड करती है ना। चलिए अब आप लोग थोड़ा सा ध्यान दो और देखो, हम लोग एक कंक्लूजन को निकालेंगे यहाँ से, ध्यान से समझना। जब आपने एक NaCl को लिया तो आपके एक NaCl से कितने आयन प्रोड्यूस हुए, 2 आयन, एक Na और एक Cl। आपने एक NaCl लिया था, एक, मैं यहाँ एक लिखती हूँ हिंदी का ताकि समझ में आए, और एक के अंदर पानी डाला तो आपके कितने प्रोड्यूस हुए, 2, मतलब मुझे एक से क्या मिले, 2। जब आपने एक सुक्रोस लिया और उसके अंदर पानी डाला तो आपको कितना मिला, एक ही सुक्रोस मिला, क्योंकि वो टूटा नहीं है। यहाँ मुझे 1 से 2 मिल रहा है, यहाँ मुझे 1 से 1 मिल रहा है। अब आप लोग खुद सोचो, जब मुझे 1 से 2 मिल रहे हैं तो नंबर मेरा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना, नंबर बढ़ रहा है, नंबर ऑफ आयन मेरे इंक्रीज हो रहे हैं। यहाँ पे जो मेरे नंबर ऑफ आयन है वो कैसे है, सेम,
जितने पहले थे उतने ही बाद में, बट यहाँ पे मेरे नंबर ऑफ आयन क्या हुए, इंक्रीज हुए हैं। और जो भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ आयंस पे। तो इलेक्ट्रोलाइट के केस में आपके नंबर ऑफ आयंस बढ़ते हैं तो आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या होगी, बढ़ेगी। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, हम लोगों ने एक कंक्लूजन निकाला है कि जो भी आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है ना, जो भी आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट की जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो हमेशा क्या होती है, ज़्यादा, एज कंपेयर टू द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न ये है कि जो भी इलेक्ट्रोलाइट है जब उनको पानी में डालते हैं तो वो टूट जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं, और एक से मुझे दो मिलते हैं, मेरा नंबर बढ़ता है। अगर नंबर ऑफ आयन या पार्टिकल बढ़ते हैं तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी बढ़ती है, इसलिए इलेक्ट्रोलाइट की ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ले लो इसका भी स्क्रीनशॉट। चलिए अब हम लोग देखते हैं वेंट ऑफ फैक्टर को। वेंट ऑफ फैक्टर, इस फैक्टर का नाम वेंट ऑफ है। इसका मतलब इस फैक्टर को किसने बताया होगा, वेंट ऑफ नाम के साइंटिस्ट ने। ठीक है, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं छोटे आई से, मतलब स्मॉल आई से। सुनो, वेंट ऑफ फैक्टर का मतलब क्या होता है, इसके बहुत सारे वैल्यूज हैं, अब सब डिस्कस करते। वेंट ऑफ फैक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आपके आई से। ठीक है, इसका मतलब होता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ध्यान से सुनना, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन टू द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। ठीक है, तो वेंट ऑफ फैक्टर का मतलब क्या होता है, E अपॉन एन ई, E अपॉन एन ई। कैसे याद रखोगे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या हो गया E अपॉन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या हो गया एन ई। तो कैसे याद रखना है, E अपॉन एन ई, याद रहेगा E अपॉन एन ई, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट अपॉन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट। उससे भी काम की चीज़ सुनो क्या है, उससे भी काम की चीज़ ये है कि ये चीज़ जो अप्लीकेबल रहेगी वो रहेंगी एट सेम कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन अगर सेम होगा तभी जाके आप इस फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हो। मतलब इलेक्ट्रोलाइट का और इसका कंसंट्रेशन क्या होना चाहिए आपका, सेम, तभी जाके आपका ये फॉर्मूला वैलिड रहेगा। आप डेफिनेशन तो पढ़ ले तो ये वाली चीज़ को नहीं पढ़ते हो जो काम के, इसलिए मैं वो सब भी पॉइंट्स डिस्कस करवा रही हूँ। ठीक है, अब मुझे वेंट ऑफ फैक्टर को डिफाइन करना है, पेपर में आया है डेफिनेशन, डिफाइन करना है मुझे, डिफाइन। तो क्या डेफिनेशन रटने का ज़रूरत है, नहीं, बस फॉर्मूला से डेफिनेशन बना लो। कैसे बनाएंगे, देखो इधर, इट इज़ डिफाइन एज, इट इज़ डिफाइन एज द रेशो ऑफ, किसका रेशो है ये, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन to the colligative property of non-electrolyte solution. ठीक है, एट, अब सुनना ध्यान से, एट सेम कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन सेम होना चाहिए। ये वर्ड नहीं लिखोगे तो हाफ मार्क ज़रूर कटेगा। ले लो इसका स्क्रीनशॉट। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। एक चीज़ समझ लो बस, अगर मैं इलेक्ट्रोलाइट की बात करूँगी ना तो मैं उसको नॉर्मली उसी वर्ड से रिप्रेजेंट करूँगी, ध्यान से सुनना। बट अगर मैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट की बात करती हूँ, नॉन इलेक्ट्रोलाइट की, तो आपको उस चीज़ के ऊपर में क्या लगाना होगा,
उस चीज़ के यहाँ पे आपको 0 लगाना होगा। तो मैं इलेक्ट्रोलाइट को कैसे रिप्रेजेंट कर रही हूँ, नॉर्मल इससे, अभी आपको समझेगा मैं बताऊँगी। और नॉन इलेक्ट्रोलाइट को मैं कैसे रिप्रेजेंट कर रही हूँ, उसी टर्म से, लेकिन नीचे में मुझे क्या लगाना है, नॉट, मतलब 0। किसके लिए, नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए। अब याद कैसे रहेगा कि मेरे को नॉन में लगाना था या इसमें, याद करो, नॉन के स्पेलिंग में ओ आता है, NON, NON, नॉन। तो याद कर लेना, यहाँ पे ओ आता है, इसलिए मैंने भी यहाँ पे कहीं ना कहीं ओ लगाया है, तभी जाके वो याद रहता है, नहीं तो कन्फ्यूजन होता है। ट्रिक से याद रखो चीज़ें, ठीक है। तो NON में ओ, तो यहाँ पे भी ओ याद रहेगा, ये ट्रिक है। चलो, सबसे पहली चीज़ जो है वो ये है कि हम लोगों ने खूब सारी चीज़ें पढ़ी। हम लोगों ने जो पहली चीज़ पढ़ी थी ना, सबसे पहले वो था आपका वेपर प्रेशर लोडिंग, डेल्टा पी। डेल्टा पी में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, वेपर प्रेशर लोडिंग। दूसरी चीज़ हम लोगों ने पढ़ी थी डेल्टा टीबी। डेल्टा टीबी को हम लोगों ने क्या बोला था, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं प्रीवियस वाले क्लासेस में, ये पेपर में 100% आती है चीज़ें। तीसरी चीज़ जो है ना, वो है आपका डेल्टा TF। उसका मतलब क्या हुआ था, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और एक और चीज़ हम लोगों ने पढ़ी थी, वो था आपका ऑस्मोटिक प्रेशर, जो कि बस इसी के पहले वाले क्लास में पढ़ा था। इतनी सारी चीज़ें हम लोगों ने सब पढ़ी, डिटेल में पढ़ी, ग्राफ पढ़ा, डेफिनेशन पढ़ी, रिलेशन पढ़ा क्या होता है, न्यूमेरिकल सॉल्व किए, सब करवाया मैंने, ठीक है। अब देखो इधर, अगर मुझे वेंट ऑफ फैक्टर को लिखना है, मतलब ही मुझे आई को लिखने का है। अगर मुझे वेपर प्रेशर के टर्म्स में लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगी, देखो इधर, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा पी। ध्यान से सुन लो, अगर मुझे बॉइलिंग पॉइंट के टर्म्स में लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगी, डेल्टा TB अपॉन डेल्टा TB। अगर मुझे फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन के टर्म्स में लिखना है तो डेल्टा TF अपॉन TF। अगर मुझे ऑस्मोटिक प्रेशर के टर्म्स में लिखना है तो पाई अपॉन पाई नॉट। अब ध्यान से सुनो, एकदम ध्यान से कान खोल के समझना। ऊपर क्या है, E, नीचे क्या है, Ne। ऊपर में है आपका इलेक्ट्रोलाइट, नीचे में है आपका नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट की स्पेलिंग में O आता है, इसलिए आपको इसको क्या करना है, आपको हर जगह पे यहाँ पे 0 लगाना है। ये अपना ट्रिक है याद रखने के लिए, ठीक है। ये सबसे काम की चीज़ है, ले लो इसका भी स्क्रीनशॉट। इसका एक और डेफिनेशन होता है, वो भी देखते हैं हम लोग। ये तो आपके सारे टर्म्स में हुए। अगर आपको मोल के टर्म्स में वेंट ऑफ फैक्टर को डिफाइन करना है, इन टर्म्स ऑफ मोल्स, इन टर्म्स ऑफ मोल्स अगर आपको वेंट ऑफ फैक्टर को डिफाइन करना है तो आप कैसे करोगे, देखो इधर, I इक्वल्स टू मोल के टर्म्स में, ठीक है, एक्चुअल मोल्स आफ्टर एक्चुअल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन इनिशियल मोल ऑफ सॉल्यूशन। देखो बुक में जो डेफिनेशन दिए वो थोड़ा सा हार्ड फॉर्म में दिए, मैंने उसको आपके लिए थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है और उस डेफिनेशन को ईजियर बना दिया है। तो क्या याद करना है, I इक्वल्स टू, इस फॉर्मूले को मैंने ईजियर बनाया, एक्चुअल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन इनिशियल मोल ऑफ सॉल्यूशन। ये चीज़ जब आएगा न्यूमेरिकल मैं ज़रूर डिस्कस कराऊंगी नेक्स्ट वाले क्लास में, सिर्फ अभी लिख लो फिलहाल। एक और डेफिनेशन होता है इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूलर मास, इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, M से। M फॉर मंकी मत बोलना, M फॉर मॉलिक्यूलर मास। तो तब मुझे अगर I का वैल्यू लिखना है तो देखो मैं कैसे लिखूंगी, M अपॉन M, बट ऊपर में आएगा आपका थेरोटिकल, नीचे में आएगा आपका ऑब्जर्व्ड। ऊपर में आता है आपका थेरोटिकल मॉलिक्यूलर मास और नीचे में क्या आता है, ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास। ले लो इसका भी स्क्रीनशॉट। अब देखो, जो भी आपके इलेक्ट्रोलाइट है और जो भी आपके नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, उनके लिए कहीं ना कहीं जो भी फॉर्मूलेज है ना वो वैरी करते हैं, वो मॉडिफाइड होते हैं। तो फॉर्मूलेज क्या क्या मॉडिफाइड होते हैं हम लोग उनको देखते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज़ जो है वो इमेजिन करो कि आपने क्या देखा था। आपने जब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ा, ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ा, वेपर प्रेशर लोअरिंग पढ़ा, आपने किया क्या था, आपने बस 2 बीकर लिए थे। एक बीकर में पानी लिया था, मतलब सॉल्वेंट लिया था, और दूसरे बीकर में उसके अंदर में कुछ सॉल्यूट डाला था। बट
उसके अंदर में आपने सॉल्यूट कौन सा वाला डाला था, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलाटाइल, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट के अगर सामने नॉन आ जाए मतलब वो टूटता नहीं है, वो डिसोसिएट नहीं होता है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। और आपने सारे केसेस में सॉल्यूट भी कौन सा डाला था, नॉन वोलाटाइल। नॉन मतलब नहीं, तो वो भी क्या होगा, टूटेगा नहीं, वेपराइज नहीं होगा। मतलब आपने हर एक केस में नॉन इलेक्ट्रोलाइट डाला है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट मतलब नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। बट अगर आप इलेक्ट्रोलाइट डालते हो तो फॉर्मूला क्या होगा वो भी हमें देखना है, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग उस फॉर्मूले को हम लोग नेक्स्ट वाले क्लास में कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो इंटरेस्टिंग देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट्स बिकॉज योर likes are very much motivating to all of us. Thank you very much.